like a Hellcat. Hello everyone, welcome to KNP Unite. So today is your demonstratory video on the topic of structure of an atom. I am Akansha Bajpayee and I am going to teach you science for 9th and 10th class. So before starting, आप सबको ये बताना चाहेंगे कि आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एटम होता क्या है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ से आए, कैसे आए, कौन से साइंटिस्ट ने कैसी थ्योरीज दी, वो क्यों डिस्कार्ड हुई, उसमें क्या कमियां आईं। इस तरह से हम एक बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। हमारे इन्वायरमेंट में मैटर होते हैं और मैटर का सबसे छोटा पार्ट एटम ही होता है, लेकिन हमारे एटम्स में कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एज यू कैन सी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक एटम का। और ये एटम का स्ट्रक्चर हमारे पास कहाँ से आया, ये हम आज की थ्योरीज़ और मॉडल्स में पढ़ेंगे और किस तरह से इसका पूरा एवोल्यूशन हुआ इसके बारे में। सो एटम्स आर डिविजिबल and they are made up of electrons, protons and neutrons. Electrons, protons and neutrons are called subatomic particles और fundamental particles. ये एक एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एज यू कैन सी इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। उनके पास एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हैज़ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स के पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। उनके पास ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। बट बात आती है कि ये सब चीज़ें हमारी कहाँ से आईं, किसने ये सब चीज़ें डिस्कवर की, क्या वो ये चीज़ें एक बार में आ गई या और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया। तो लेट्स बिगिन। बिफोर दैट you can see electrons are moving around and protons and neutrons are at the middle in the nucleus. This is the atom of sodium. Electrons are moving. So ये structure हम पढ़ेंगे कि कैसे आया। Let's begin. So सबसे पहले थॉमसन साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन। 20th सेंचुरी में इन्होंने अपने मॉडल दिया, अपने व्यूज़ रखे और उन्होंने कहा कि एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। उनका कहना ये था कि एक पूरा एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है और नेगेटिवली चार्ज्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। उन्होंने वाटरमेलन का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने ये भी बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोनों ही इक्वल होते हैं, जिसके कारण हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसके अलावा ये भी है कि जिस टाइम पर थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था तब तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर एक वाटरमेलन का लिया गया है एग्जाम्पल और उन्होंने कहा था कि हमारा जो खाने वाला पार्ट होता है यानी दैट इज़ रेड पार्ट, ये पॉजिटिव चार्ज होता है यानी प्रोटॉन्स होते हैं, और जो हमारे सीड्स होते हैं ब्लैक, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, इसके अंदर घुसे हुए होते हैं। Thomson's model of an atom can be compared to watermelon. The red and edible part of watermelon represents the sphere of the positive charge, whereas black seeds embedded in watermelon are like the electrons. तो उन्होंने अपना ये मॉडल दिया था और उन्होंने कहा कि हमारा एटम इस तरह का होता है। लेकिन अब बात क्या आती है, हमारे एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड जिन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट उसी टाइम पर किया और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट्स आने के बाद
ये देखा गया कि जो थॉमसन ने मॉडल दिया वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था उनकी प्रॉपर्टीज़ को। तो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थॉमसन ये मॉडल ने कहा कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन रदरफोर्ड के अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूफ नहीं हो पाई। लेट्स बिगिन कि रदरफोर्ड ने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जिसके कारण थॉमसन का ये मॉडल हमें डिस्कार्ड करना पड़ा। तो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमारी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी हुई। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इसलिए हुई क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट में, जो अभी हम पढ़ेंगे, ये पता चलता है कि कोई एक ऐसा मास होता है जो हमारे एटम के बीच में होता है। बिफोर दैट हमें कुछ टर्म्स पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एक्सपेरिमेंट में आएंगे और उसके लिए आपको पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग, अल्फ़ा पार्टिकल। Alpha particle is a positively charged particle which has 2 unit of positive charge and 4 unit of mass. Alpha particles He2 plus के He आयन के पार्टिकल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है जिनमें 2 का, ओके। और गोल्ड फॉइल क्या होती है? इट इज़ अ वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड। गोल्ड एक बहुत ही ज़्यादा थिन शीट होती है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल ही इसलिए यूज़ की क्योंकि उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा थिन फॉइल की रिक्वायरमेंट थी और वो थिन फॉइल उन्हें गोल्ड से ही मिल सकती थी, जिसके कारण उन्होंने लिया। एज यू कैन सी इन पिक्चर, इट इज़ सो थिन। दिस साइज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स इज़ मच स्मॉलर देन द गोल्ड फॉइल, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स के साइज़ स्मॉल होने के कारण उन्हें गोल्ड फॉइल के यूज़ करना पड़ा। द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स आर हाईली एनर्जेटिक। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी हाईली एनर्जेटिक होते हैं और इसलिए हमें ऐसी फॉइल की ज़रूरत थी जो उसके पेनिट्रेट कर सके। लेट्स बिगिन। सो अब हम एक्सपेरिमेंट पर आते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या। फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स आर अलाउड टू स्ट्राइक द थिन गोल्ड फॉइल केप्ट इन वैक्यूम। अभी जब आपको एक्सपेरिमेंट का वीडियो दिखाएंगे देन इट इज़ क्लियर टू यू। जो भी पार्टिकल्स थे अल्फ़ा पार्टिकल, वो गोल्ड फॉइल पर टकराने के लिए बोले गए, टकराए गए, और हमने ये एक्सपेक्ट किया, जो रदरफोर्ड थे उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होंगे वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि थॉमसन ने बताया था इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके कारण वो डिफ्लेक्ट होने चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन प्रोटॉन्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैवियर थे प्रोटॉन से, जिनके कारण लार्ज डिफ्लेक्शन जो था वो एक्सपेक्टेड नहीं था। बट इसमें टोटली अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स मिले। इसमें हमें रिज़ल्ट्स क्या मिले? इसमें हमने ये देखा कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। यानी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे थे वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन स्ट्रेट अवे चले गए, उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। इसके अलावा कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऐसे थे जो थोड़े स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए नज़र आए, वो स्ट्रेट नहीं गए। कुछ फ्रैक्शन ऐसा था अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो थोड़ा सा स्मॉल एंगल्स पे डेविएट हुआ और कुछ लार्ज एंगल्स पर। इसके अलावा कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे, यानी कि 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से एक ऐसा पार्टिकल था, एक ऐसी रे थी जो हमने देखी कि वो रिबाउंड हो गई। वो ना ही सीधे चली गई ना ही डिफ्लेक्ट हुई, वो अपने पाथ पर ही आकर के 180 डिग्री पर वापस रिबाउंड हो गई, वापस चली गई। तो ये ब्लू से लिखा हुआ हमारा एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था, यानी ऐसा पाया गया। अब हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं एंड इट विल बी क्लियर टू यू वेरी नाइसली। एज यू कैन सी, ये एक सोर्स है जिससे हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है और ये हमारी अल्फ़ा रे पार्टिकल्स हैं। इसके बीच में हम लोग गोल्ड फॉइल रखेंगे, जो कि बहुत पतली गोल्ड फॉइल रखी जाएगी। एज वी कैन सी,
कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं और कुछ पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स स्ट्रेट अवे जा रहे हैं। ये है हमारे गोल्ड फॉइल का एटम। सी, सम आर डिफ्लेक्टिंग, सम आर स्ट्रेट गोइंग और कुछ अपने रास्ते वापस जा रहे हैं एट 180 डिग्री। ये हमारा न्यूक्लियस है। सो सी इन द पिक्चर, कुछ रेज, कुछ पार्टिकल्स आए जो कि स्ट्रेट चले गए, बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। इट मीन्स ये शो करता है कि हमारे इस रीजन में कोई भी चीज़ नहीं है, इट इज़ फ्री स्पेस है। कुछ देखा गया कि कुछ डिफ्लेक्शंस हुए, कुछ लार्ज एंगल्स पे और कुछ स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्शन शो हुए, कुछ वापस चले गए और कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शंस शो कर रहे थे। सो since most of the alpha particle pass through the gold foil without any deflection, it shows that most of the space inside the atom is empty. As you can see, ये रे देख रहे हैं आप, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे जितने भी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सामने चले गए। इससे ये शो हो रहा है कि वो हमारा एटम जो है वो उस जगह पे एम्प्टी है, तभी वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन स्ट्रेट अवे चला गया विदाउट एनी हिंड्रेंसेस। इसके अलावा the positively charged alpha particles are expected to be repelled by another positively charged body. Since some of the alpha particles got deflected, हमें जैसा थॉमसन ने ये बताया था कि जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है हमारा पूरा स्फेयर, उस हिसाब से तो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज थे, उन्हें आपस में डिफ्लेक्ट कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ डिफ्लेक्ट हुए अनदर एंगल्स पर। ओके, तो इससे क्या होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि इट शोज़ दैट देयर इज़ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम एंड ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि सिर्फ इसी पॉइंट पर आके उसने उसको रिपेल करने की कोशिश की, बाकी जगहों पर आराम से गया। अनदर थिंग इज़ अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। कुछ ऐसी अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन 180 डिग्री पर रिबाउंड हो गए, अपने पाथ पर वापस चले गए, जिससे हमें ये पता चलता है कि द अल्फ़ा पार्टिकल्स गेट रिफ्लेक्टेड टू द ओरिजिनल पाथ। दिस द न्यूक्लियस, इसको ये न्यूक्लियस है हमारा। ओके, ये हमारा एज यू कैन सी दिस इज़ एटॉमिक न्यूक्लियस, द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड. That is why it is repelled by the alpha particles, because alpha particles are also positively charged, and this nucleus is very dense and hard and it does not allow the alpha particles to pass through it. I think it is clear to all of you. Coming to the next point, the drawback. Drawback says that it does not explain the stability of the atom. हमारे इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ चीज़ें ये पता चली कि जो हमारा एम्प्टी स्पेस है एटम का, जिससे हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स अलाउ हो रहे हैं जाने के लिए, बिकॉज अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो नॉर्मल सी बात है जो हमारा एम्प्टी स्पेस है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा जो डिफ्लेक्शंस हुए वो शो कर रहा था कि हमारा बीच में एक ऐसा सेंटर है, एक हार्ड छोटा मास का सेंटर है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके कारण हमारे अल्फ़ा रेज रिपेल किए जा रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप देखो, ये न्यूक्लियस और हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन इस मॉडल के बाद हमारी प्रॉब्लम ये आती है कि इसने स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम नहीं बताया। स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम नहीं बताया, उनका कहने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एटम के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और रिवॉल्व करने पर वो अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे, बिकॉज़ अगर वो कोई वर्क कर रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे, और एनर्जी लूज़ करते करते, सी दिस इज़ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अपना रिवॉल्व करते 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 अपनी एनर्जी लूज़ करेगा, और लूज़ करते 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 ऐसा सिचुएशन आएगी कि वो न्यूक्लियस पर जा कर के बैठ जाएगा, और ये डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं, एटम डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं। लेकिन आज दिन तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई है कि एटम डिस्ट्रॉय हो। ये चीज़
रदरफोर्ड प्रूव नहीं कर पाए। तो इससे क्या हुआ कि इसने स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया वो एटम की। A moving charged particle loses energy continuously in the form of electromagnetic radiations. Thus, energy of the electron decreases continuously. This will result in the decrease of electron path. As you can see, electron path इसका कम होता चला जा रहा है. Electrons come closer and closer to the nucleus. Nucleus के पास ये आते चले जा रहे हैं. And will ultimately jump into the nucleus, and this will destroy the atom. So this is what we have studied, but the thing is stability of an atom बताई किसने होगी, क्योंकि ये तो ज़रूरी है. वो बताई हमारे बोहर ने, और वो आपको हमारे मेन लेक्चर्स में मिलेगा. आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द ट्रेलर. होप यू ऑल लाइक इट. और पूरी फुल सीरीज़ अपने सिलेबस के लेने के लिए KNP यूनाइट से जुड़िए, एंड और बहुत अच्छे एनिमेटेड वेज़ में हम आपको पढ़ाने वाले हैं. थैंक यू सो मच.